अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 38 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ वेव स्पीड, वेव इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द वेव स्पीड इज द रेट एट विच द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. Let us consider a wave distance travel wavelength time taken t. Then since just substitution into the formula where v is the wave speed in meter per second, f is the frequency and wavelength in meters. This equation is known as wave equation. This is used to calculate wave speed. ये जो टॉपिक अभी बेटे मैंने रीड आउट किया है, इसको सारी इक्वेशन को मैं आपको डिराइव करके रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हमने जो अभी टॉपिक छोटा सा रीड आउट किया, डैट इज़ नोन एज वेव स्पीड, या उसको हम एक वेव इक्वेशन जो है वो आज करेंगे, ठीक है। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेव स्पीड के बारे में। व्हाट इज़ वेव स्पीड, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं वेव स्पीड की, ठीक है। किसकी हेडिंग देंगे हम? वेव स्पीड। व्हाट इज वेव स्पीड? द वेव स्पीड इज द रेट एट विच वेव प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम से वेव जो प्रोपेगेट्स होती हैं उसके जो रेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव की स्पीड। क्या कहते हैं? वेव की स्पीड। और आपको जर्नल पता है कि हम आम लैंग्वेज में सिंपल स्पीड को किस तरह से बेटे राइट करते थे? हम करते थे कि स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रेवल या सिंपल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या था? ये हमारे पास स्पीड की इक्वेशन थी। स्पीड किसके इक्वल थी? डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, यानी कि s इज इक्वल टू v ओवर t, ऐसे था ना। और सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड है, ये v है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? s ओवर t के इक्वल। मैंने पहले गलत बोल दिया था, उल्टा s और v को मैं कर गई थी। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड हमारे पास किसकी इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब आपने कंसिडर करना है कि आपके पास कोई एक वेव है। हम पढ़े हैं अबाउट वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है बेटे? ये वो रेट है जिससे कोई भी वेव किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करती है। आप कंसिडर करो कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है जो वेव ने ट्रैवल किया, डैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है लैम्डा। और ये किस चीज़ का साइन है? दिस इज साइन ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टाइम टेकन। टोटल टाइम जो कोई भी वेव जो है वो प्रोपोगेट होने में फ्रॉम या थ्रू अ मीडियम जो लेगी उसको हम क्या कह लेते हैं? टी कह लेते हैं। टी क्या चीज़ है? टाइम पीरियड है। देन हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो अभी हमने पढ़ी, स्पीड को किस तरह से राइट करते हैं बेटे? वीव की फॉर्म में। डिस्टेंस को कैसे राइट करते हैं? एस बाय टी की फॉर्म में, ठीक है। ये जो v मैंने लिखा, दिस मीन्स स्पीड। v का मतलब क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस किससे मैंने डिनोट किया? कैपिटल S से। t को मैंने किससे लिखा? स्मॉल t से, ठीक है। अब हम क्यों, ये जर्नल इक्वेशन है। ये क्या है? जर्नल इक्वेशन है, जो इससे पहले आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ी थी, टाइम पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था 9th क्लास में, ये वही इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं। तो इस केस में जब हम वेव की स्पीड पढ़ेंगे तो वेव के केस में जो डिस्टेंस है एस है वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ के इक्वल। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो टाइम देखा, यहाँ पे हमारा टाइम क्या था? स्मॉल टी था। लेकिन वेव के केस में जो टाइम टेकन है वो क्या है? कैपिटल टी है। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे ये एस की वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी। v इज इक्वल टू वेवलेंथ ओवर कैपिटल टी। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ ओवर टाइम। और हम पढ़ के भी आए हैं अपने लास्ट लेक्चर में कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी।
मैंने आपको बताया था ना फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल होती है, ठीक है। एफ क्या चीज़ है? एफ इज़ फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो 1/t है, यहाँ पे अगर 1 भी तो लिख सकती हूँ ना, 1 लिखें या ना लिखें तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं आता, 1/t हो जाएगा। तो 1/t की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एफ भी तो लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो इक्वेशन अब बन जाएगी वो हो जाएगी एफ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। क्या हो जाएगी? एफ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अब ये एफ कैसे आ गया? ये एफ ऐसे आया बेटे, ये देखो v लैम्डा बाय टी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ। अब ये 1/t जो है ये किसके इक्वल था? 1/t एफ के इक्वल था। इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एफ लिख सकती हूँ ना। तो मैंने इस 1/t को एफ के इक्वल लिख लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? एफ इंटू वेवलेंथ। दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव स्पीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज वेव स्पीड। ये जो हमने अभी इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब v का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो कितना होता है? हर्ट्स होता है, ठीक है। और जो वेव लेंथ है उसका यूनिट कितना होता है? डैट इज आल्सो इक्वल्स टू मीटर, ठीक है। ये तीनों के मैंने यहाँ पे यूनिट्स भी बेटे राइट कर दिए। ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? हर्ट्स है। ये क्या हमारे पास आ गया? मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव इक्वेशन। इज दैट क्लियर? दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेव स्पीड। व्हाट इज वेव स्पीड? वेव स्पीड इज अ रेट। ये वो रेट है जिससे कोई भी वेव बेटे प्रोपेगेट करती है थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम में। वो रेट जिससे कोई वेव प्रोपेगेट करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेव स्पीड कहेंगे। अब इसी चीज़ को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लाएंगे और उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव इक्वेशन कहते हैं। वेव इक्वेशन क्या है? डैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेव लेंथ। और इसकी डेरिवेशन हमने कैसे की वो सारी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। हमने डेरिवेशन की जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या आती? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। ये तो जर्नल है ना, हमें पता है शुरू से स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। इन केस ऑफ वेव, जब हम वेव पढ़ते हैं तो वेव के केस में जो डिस्टेंस होता है डैट इज इक्वल्स टू वेव लेंथ, और जो टाइम टेकन इन केस ऑफ वेव है वो किसके इक्वल होता है? कैपिटल टी के इक्वल। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनकी स्पीड को हम किसी से डिनोट करते थे? v से। डिस्टेंस को किससे करते थे? s से। टाइम टेकन को किससे करते थे? t से। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने क्या किया, क्योंकि हमने बताया कि इन केस ऑफ वेव s इज इक्वल्स टू वेव लेंथ, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। मैंने क्या किया? एस और टी की जगह इनकी वैल्यूज पुट की, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करके हमने ये हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1/t लिख दूँ तो 1/t किसके इक्वल होता है? 1/t इज इक्वल्स टू एफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया? एफ राइट कर दिया। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या बन गई? v इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेव लेंथ, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव स्पीड। ये जो v है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव स्पीड कहते हैं। वेव स्पीड किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ के इक्वल है। और वेव स्पीड का यूनिट क्या होता है बेटे? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है। और वेव लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या आता है? मीटर आता है। आई होप कि आपको इस तरह अब समझ आ गई होगी और अब आपको ये पता चल गया होगा कि वेव की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटे हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में बेटे उसी पेज पे नेक्स्ट टॉपिक में हमें एक एग्जांपल दी हुई है। पहले मैं आपको वो एग्जांपल करवा दूँ, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक का पेज नंबर 38 है ये, जिसमें ये एग्जांपल है जो भी हम पढ़ रहे थे। एग्जांपल देखो आप लोग अपनी बुक में, ओपन योर बुक्स। एग्जाम्पल है अ वेव टेक 5 सेकेंड टू कंप्लीट 10 साइकिल इफ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज 1.2 मीटर। कैलकुलेट, आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड स्पीड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल्स टू 1/t। और स्पीड का ये क्या है? फॉर्मूला f इंटू वेव लेंथ। आपने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करने हैं, वैल्यूज़ लिखनी है और उनकी कैलकुलेशन करनी है। नंबर ऑफ साइकिल्स हमें कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। वेव लेंथ हमें गिवन है 1.2 मीटर, ठीक है। बुक में ये देखो इसमें लिखा हुआ है वेव लेंथ, टाइम भी लिखा हुआ है और ये साइकिल्स भी लिखे हुए हैं। अब आपने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम। नंबर ऑफ साइकिल इधर कितने हैं? 10 है, 10/5 करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 2 हर्ट्स आ जाएगी। हमें वेव की स्पीड फाइंड करने के लिए बेटे पहले फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर ना भी हमसे पूछते तो हमने पहले फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हम करेंगे वेव स्पीड v इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेव लेंथ। एफ हमने फाइंड कर लिया, वो 2 लगाएंगे। वेव लेंथ का जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी बुक में गिवन थी 1.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? वेव स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। इज डेट क्लियर? समझ आ गई इस चीज़ की? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करें 39। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। 12.4 Properties of waves. One of the most fascinating aspects of wave is how they behave when they encounter obstacle or pass from one medium into another. These behaviors include reflection, refraction, and diffraction. Such properties can be observed clearly using a ripple tank, a shallow glass container filled with water, often used in classroom to study wave motion. Reflection of wave. Reflection occurs when waves strike a surface and bounce back into the same medium. This behavior can be clearly observed using a ripple tank as shown in figure 10.10. In this setup, when straight water waves generated by a vibrating bar move across the tank and strike a barrier, they reflect from the surface. The angle at which the wave approach the barrier is called angle of incidence, and the angle at which they reflect is called angle of reflection. These two angles are always equal. This is called law of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Reflection is the bouncing back of waves into the same medium after striking the surface of another medium. This property is common to all types of waves, including water waves, sound waves such as echoes, and light waves such as seen in mirrors. छोटा सा टॉपिक है ये, और इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा बेटे, ये जो टॉपिक हम आज पढ़े हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए, अपनी अपनी बुक पे यहाँ पे लिख लो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। हम वेव्स की डिफरेंट टाइप के हमने पहले जो पढ़े थे ना, वो वेव के करेक्टरिस्टिक्स थे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, कंप्रेशन और क्रस्ट, ट्रफ। आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आज हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग आस्पेक्ट है वेव का वो क्या है कि हाउ दे बिहेव, ये बिहेव कैसे करती हैं अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती हैं, या इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल या कोई रुकावट आ जाती है, तो वेव का बिहेवियर कैसे होता है। वेव के बिहेवियर को हम बेसिकली 3 डिफरेंट चीज़ों से जो है वो चेक करेंगे। 3 डिफरेंट यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड डिफ्रैक्शन है। ये 3 डिफरेंट टाइप की जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? वेव्स की। कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड डिफ्रैक्शन है। और इन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटे, डिफरेंट टाइप की जो हैं उनको यूज़ करते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं? रिपल टैंक का यूज़ है, शैलो ग्लास कंटेनर फिल विद वाटर, ठीक है। और रिपल टैंक तो आप लोगों ने डिटेल से अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, उसकी डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को बेटे अब हमने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। इसके डेफिनेशंस, इनकी टेक्निक्स, इनकी एग्जांपल सारी की सारी जो है अब 1 बाय 1 हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमें गिवन है डैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन बेटे तब होती है जब कोई भी वेव किसी भी सरफेस के साथ स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा वापस आ जाए इनटू द सेम मीडियम, यानी कि स्ट्राइक की, टकराई किसी भी चीज़ के साथ और उसके बाद वापस उसी मीडियम में जब वेव आ जाती है, तो इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन अकर व्हेन अ वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। इससे भी अच्छी ज़्यादा सूटेबल डेफिनेशन मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ, वो भी आप लोग लिख लेना, ठीक है।
और वेव के इस बिहेवियर को यानी कि रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है इसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है उसको चेकआउट करने के लिए डैट इज़ रिपल टैंक। रिपल टैंक कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी थी, उसकी वर्किंग कैसी थी, हम अपने लास्ट टॉपिक्स में डिटेल से पढ़ के आए हैं। मैंने रिपल टैंक की डायग्राम ड्रॉ की थी और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आपकी बुक में यहाँ पे भी रिपल टैंक बना हुआ है, ठीक है। इस रिपल टैंक में वाटर सरफेस है और उसका इमेज जो है वो सारा आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा होता है। और ये एक बेस्ट टेक्निक है जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बेसिकली होता है कि स्ट्रेट वाटर वेव जो हैं वो जनरेट होती हैं एक वाइब्रेटिंग बार के ज़रिए। किसके ज़रिए बेटे, एक वाइब्रेटिंग बार यहाँ पे लगा होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से, उस वाइब्रेटिंग बार की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ जनरेट होती है, वाटर की सरफेस के ऊपर वाटर वेव जनरेट होंगी, ठीक है। और ये वाटर वेव जो हैं ये स्ट्राइक करती हैं एक बैरियर के साथ। जब ये बैरियर के साथ स्ट्राइक करती हैं तो दे रिफ्लेक्ट, वो क्या वापस आएंगी अपने उसी मीडियम में, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। जब बेटे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो दो तरह के एंगल हमारे पास बनते हैं। क्या बनते हैं, दो तरह के एंगल हमारे पास बनते हैं। एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल जिससे वेव किसी भी बैरियर को अप्रोच करती है, उसके साथ स्ट्राइक करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्ट्राइक करने के बाद जब वो वेव वापस आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि वो एंगल जिससे वेव रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होते हैं, दे आर इक्वल। और ये जो दोनों एंगल इक्वल होते हैं ये एक लॉ बनाते हैं और उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपकी बुक में इसकी नीचे स्टेटमेंट भी दी गई है। Reflection is the bouncing back of waves into the same medium after striking the surface of another medium। ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पे गिवन है, यही डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। मैंने क्या कहा, जब कोई भी एक वेव ट्रैवल करे, रास्ते में कोई रुकावट है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल पड़ा है, उसके साथ स्ट्राइक करने के बाद वेव जब वापस आ जाती है तो उस फिनोमेना को उसी यानी कि उसी मीडियम में वापस आएगी, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक। यानी कि बाउंसिंग बैक होगी ना, वापस आ गई वो वेव, तो इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और बेटे ये प्रॉपर्टी कॉमन है ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स में। जितनी भी वेव की टाइप्स हैं, चाहे वो वाटर वेव्स हों, चाहे वो साउंड वेव्स हों, चाहे वो इकोज हों, चाहे वो लाइट वेव्स हों, ठीक है, तमाम की तमाम वेव्स में ये फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनती है। मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल करते हैं, देन मैं आपको ये सारे एंगल ड्रॉ करके जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे वेव की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, डैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वेव किसी भी ऑब्स्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी और वापस बाउंस बैक होगी इनटू द सेम मीडियम, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो इक्विपमेंट है डैट इज़ रिपल टैंक। रिपल टैंक को हमने डिटेल से बेटे स्टडी किया था। रिपल टैंक में क्या होता है कि वाटर की वेव जनरेट होंगी और जब ये स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, अक्रॉस द टैंक, और ये बैरियर के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद ये दोबारा से बाउंस बैक करेंगी, यानी कि इनके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आप याद कर सकते हो। अब ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के बेटे एंगल बनते हैं, एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एक को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वो एंगल जिससे वेव अप्रोच करती है बैरियर की तरफ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जिससे वो रिफ्लेक्ट करती है यानी कि बाउंस बैक करेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये दोनों एंगल्स जो हैं हमेशा इक्वल होते हैं और ये एक लॉ है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बेटे ये सारी की सारी डायग्राम ड्रॉ करके दोबारा से इन सब की ज़्यादा इजी जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ज़्यादा इजी जो है डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगी ताकि आपको लर्न करने में इनको प्रॉब्लम ना हो। तो बेटे लेट्स स्टार्ट। मैं आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो एंगल्स हैं उनको ड्रॉ करके दिखाती हूँ और देन उनको लेबल करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि क्लियरली आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ठीक है, मैं आपको ईजीएस्ट डेफिनेशन बताती हूँ इसकी। आप सिंपल लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ वेव, कोई भी वेव, आपके पास लाइट वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, वाटर वेव हो सकती है। आप सिंपल क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शन इज़ द प्रोसेस वेयर अ वेव हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू और बीइंग एब्जॉर्ब। यानी कि ना तो वो उस ऑब्स्टिकल से आगे गुजर जाएगी, ना वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, बल्कि उससे स्ट्राइक करेगी और वापस अपने मीडियम में आएगी। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन, अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस वेयर अ वेव एज hits the surface and bounce back instead of passing through or being absorbed। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब सिंपल इसको अगर हमने डायग्राम के साथ ड्रॉ करना हो, एक ईजीएस्ट डायग्राम, आपकी बुक वाली डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी, जस्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँगी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। ये कोई भी हमारे पास, हम सपोज करते हैं दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोई भी एक सरफेस है, ये दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन आप लगाओ, दिस इज़ नोन एज नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? नॉर्मल कहते हैं। ठीक, अब ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से एक रे आएगी। ठीक, मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब यही यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद इट बाउंस बैक, ये वापस जाएगी। ठीक है, इसका एरो हम इस साइड पे बनाएंगे, इसका एरो हमने नीचे की डायरेक्शन पे बनाया। यहाँ पे ये दो एंगल्स भी हमारे पास बनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारे पास? दिस इज़ नॉर्मल। ये क्या चीज़ है? रिफ्लेक्टेड रे। ये फिनोमेना आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिफरेंट क्लासेस में, 5 में, 6 में। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये हमारी एक सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम। ये एक वेव आई, एक मीडियम के साथ, एक हर्डल के साथ या किसी भी सरफेस के साथ इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक यानी कि वापस गई। ये जो प्रॉपर्टी है वेव की, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ये हमारी कोई भी, हम यूँ कह सकते हैं कि ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे हम एक एरो बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? दिस इज़ इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? द इनकमिंग वेव। ये जो इनकमिंग वेव है, जो आ रही है, इनकमिंग वेव का मतलब क्या होता है? जो आ रही है, इनकमिंग, वो वेव जो अभी आ रही है, जो के सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है। द इनकमिंग वेव दैट स्ट्राइक द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने की रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बेटे? द वेव, वो वेव डैट बाउंस बैक, जो कि वापस जा रही है, डैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि अब यहाँ पे आपको समझ आ गई है, जो यहाँ से वेव आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। जो बाउंस बैक जाती है, वापस जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई, दिस इज नोन एज नॉर्मल। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको बताया ना। अच्छा, ये मैंने जो एंगल ड्रॉ किया ना, ये वाला, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो मैंने एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो एंगल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए और ये दोनों एंगल जो हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए और ये जो दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि आपकी बुक में इस तरह की डायग्राम नहीं थी जिससे आपको पता चले कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो इनकमिंग आ रही होती है आपकी वेव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो बाउंस बैक होती है डैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनते हैं, एक ये बना है इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटे, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है एंड दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि दोनों एंगल्स का सेम होने जो है वो एक लॉ बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसको भी मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी इस पूरे फिनोमेना की। आगे चलते हैं बेटे, मैं एक दफ़ा ना आपको बुक वाली डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। ठीक है, आपकी बुक में भी रिफ्लेक्शन की एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, मैंने ज़्यादा इजी डायग्राम बना के ड्रॉ पहले की ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन इस डायग्राम की तरफ में आई। देखिए यहाँ पे देखो, अगर आप लोग, ये आपको वाटर वेव्स, यानी कि जो पहले हमने रिपल टैंक में वाटर वेव्स देखी थी सारी, उन्हीं को जो है वो नीचे उनका रिफ्लेक्शन की जो है वो सारी की सारी आपको दिखाई हुई है। ये एक बैरियर है, यानी कि एक सरफेस है। यहाँ से आपकी वाटर वेव्स आई, दे आर नोन एज इंसिडेंट वेव, यानी कि ये इनकमिंग वेव्स थी। ये इस बैरियर के साथ स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद दे बाउंस बैक, यानी कि ये जो वेव्स अब आ रही हैं जो ब्लैक कलर में आपको दिखा रहे हैं, दे आर नोन एज रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स। और ये जो आ रही थी ये कौन सी थी, यानी कि जो इनकमिंग थी, दे आर नोन एज इंसिडेंट वाटर वेव। समझ आ गई? अब और यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो तो स्ट्रेट में बनता है ना, यहाँ पे नॉर्मल बनता है ना, ये नॉर्मल आपको दिखा दिया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट क्या होता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो बेटे, इधर आओ, इधर ये देखें, यहाँ पे हमने एक करैक्टर पढ़ा था वेव का, डेट इज़ नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या था बेटे, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस थी जिस पे तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं दे हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये हम कल पढ़ के आ चुके हैं। तो ये वही वेव फ्रंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसको ड्रॉ करके आपको दिखाया है। चीज़ वही है लेकिन डायग्राम अब दूसरी डायरेक्शन में बनाई है। ये क्या है, हमारा बैरियर है। ये क्या है, इनकमिंग वेव है और इनकमिंग वाटर वेव है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कह सकते हैं, इंसिडेंट वाटर वेव भी कह सकते हैं। इसके साथ जब ये हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो ये बाउंस बैक होती है और जो बाउंस बैक रे होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड वाटर वेव। और यहाँ पे आपको क्या शो कर दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और यहाँ पे जो शो किए हैं दे आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से बेटे समझ आ गया होगा। आज के टॉपिक में हमने वेव की एक प्रॉपर्टी को स्टडी किया, डेट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा, इंसिडेंट रे पढ़ा, उसके बाद मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को पढ़ाया। ये तमाम की तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए और जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करवाई है ये भी आपको मस्ट आनी चाहिए। अगर आपका आता है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन तो उसके साथ आपने ये डायग्राम जो है मस्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करो, इसको समझो, पढ़ो और इसको लर्न करो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।
यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ आई थिंक रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।